जय हिंद। आज की वीडियो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस टॉपिक पे हम किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं वो डिसाइड करेगा कि हम अपनी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। आने वाले जो हमारी जनरेशन है, क्या उनको बड़ी तकलीफ़ें आने वाली हैं अगर हम इस टॉपिक को सीरियसली नहीं लेंगे। और ये टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से मैं एक कंटेंट बना पाता हूँ। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे विश्व में जिसके बारे में बात होती है, लोग बड़े बड़े लेक्चर्स चलते हैं, बड़ी बड़ी जो साइंटिस्ट है वो अपनी फाइंडिंग्स देते हैं, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर इसके ऊपर काम हो रहा है? क्या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सारा विश्व एक साथ मिलकर वो कोशिशें कर रहा है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि डेटा जो बता रहा है वो एक मतलब आने वाला जो कल है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें बहुत कोसेगी, क्योंकि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। अब मैं आपको फैक्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ज़्यादातर लोगों की धारणा यही होती है कि ठीक है, कई सालों बाद इसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, हो रहा है तो कोई नहीं, या अभी अगर इफेक्ट दिख भी रहा है तो ठीक है, हमें क्या मतलब, हमारी नौकरी अच्छी रहे, अच्छा पैसा आए और हमारा घर अच्छा चलता रहे, सब ठीक ठाक रहे, बस हमें और क्या चाहिए, और हम बूढ़े हो जाएं और अच्छी लाइफ बिता कर जाएं। लेकिन इसके अलावा भी हमें हमारा जो कर्तव्य है इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए जो हमारा कर्तव्य है वो हम भूल जाते हैं। कुछ लोगों को याद है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ये भूल चुके। अब मैं फैक्ट्स के ऊपर आता हूँ। एक क्लाइमेट रिपोर्ट, एक एनुअल क्लाइमेट रिपोर्ट जो 1880 से बननी शुरू हुई और हर 100 साल बाद वो इसकी गणना करती है कि जो धरती का टेम्परेचर और समुद्र के टेम्परेचर जो कंबाइंड करके कितना बढ़ रहा है। तो जब उनकी पहली रिपोर्ट आई तो 1880 में जो इसका एवरेज आया वो था 0.08 डिग्री सेल्सियस। और आप देखिए, जैसे ही कंट्रीज ने डेवलप होना शुरू किया, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज शुरू हुई बननी, तो 1981 के बाद जो इसका एवरेज आया वो एकदम से बिल्कुल आगे चला गया। वो था 0.18 डिग्री सेल्सियस, 0.18 डिग्री सेल्सियस। कितना बड़ा चेंज था ये हमारी पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरे की घंटी थी। लेकिन अभी तक भी बड़ी दुखद की बात है कि हम इसको नहीं समझ पा रहे। हम अभी भी सोच रहे हैं कि ठीक है, आने वाली पीढ़ी इसको टैकल कर ही लेगी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये एक खतरे की घंटी बार बार बज रही है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचना हो। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरे हमारे जब से हमने इसको कवर करना शुरू किया 1880 से, तो अब तक ऐसी 10 साल ऐसे आए हैं जब धरती का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था। मैं आपको बताता हूँ वो टॉप 3 साल जिसमें धरती का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था, वो था सबसे पहले 2016, कुछ साल पहले 2016 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। उसके बाद 2020 पिछले साल ही 0.98%, सॉरी 98 डिग्री सेल्सियस, और 2019 में 0.95 डिग्री सेल्सियस। ये एक बहुत बड़े चेंजेस थे। और अभी तक का सबसे, जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा, इन्हीं सालों में टेम्परेचर बढ़ा। 2005 से लेकर अब तक ऐसे 10 साल रहे हैं जिसमें लगातार टेम्परेचर बढ़ा है। और 2005 के बाद 2005 में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ कि टेम्परेचर बहुत इंक्रीज है, लेकिन 2014 से लेकर 21 के बीच में 7 बार ऐसा हुआ जब धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
अब इसके बारे में जो वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं, इसके बारे में वो क्या, उनकी जो रिपोर्ट्स है वो है कि 2030 तक अगर इसी तरह डिसबैलेंस होता रहा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही इसी स्पीड से, तो इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, बहुत, जिसे कहते हैं बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आने वाली पीढ़ी को। और 2030 ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 9 साल। इसके आगे वैज्ञानिकों ने यह बताया कि अंटार्कटिका में जितनी आइस है, जितनी भी बर्फ है, जो बिल्कुल ही जो चलने लायक है और एक पूरी लैंड की तरह बिछी हुई है, वो अगर वो सारी बर्फ पिघलती है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और वो भी कुछ ही सालों के अंदर, तो समुद्र तल, जो समुद्र का एक जो उसका जो एक लेवल है वो 200 फुट तक बढ़ जाएगा। करीबन 60 मीटर तक समुद्र तल का लेवल बढ़ जाएगा। आप ये सोचिए, कुछ सेंटीमीटर पे इतने बुरे हाल होते, तो सोचिए 200 फीट और 60 मीटर कितना ज़्यादा है। अब इसमें एक लैंग्वेज, एक वर्ड बोला गया है टिपिंग पॉइंट। अब आप सभी को इसके बारे में, टिपिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके पार करने के बाद एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होती है जिसको रोकना नामुमकिन होता है। अब ये टिपिंग पॉइंट अगर अंटार्कटिका की जो आइस शीट है, जिनका एक टेम्परेचर है, जो एक टेम्परेचर में रहती हैं जिसकी वजह से आइस नहीं पिघलती, अगर वो टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो गया तो वो सारी आइस पिघलनी शुरू हो जाएगी। अब इसके आगे अब हम आते हैं जो कंट्रीज ने मिलकर बड़े बड़े एग्रीमेंट जो साइन किए, खासकर आप सभी ने सुना होगा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो पेरिस एग्रीमेंट में ज़्यादातर सभी कंट्रीज ने भाग लिया और सभी ने कमिटमेंट की कि हम कार्बन उत्सर्जन में, कार्बन एमिशन में, उस कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक स्ट्रिक्टली पॉइंट रखा गया कि जो धरती के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री के बीच में ही रखना होगा। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर गया तो बहुत ही भयानक दृश्य होगा धरती के लिए। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि इनके जो प्लान क्या थे, अब कई सारी कंट्रीज के प्लान है कि 2030 तक हम अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। 2030 तक 50% तक हम उसको कम करेंगे। लेकिन मुझे अभी के हालात देखकर लगता है कि ये नामुमकिन है। अब अगर हम इसी में जाए कि उन कंट्रीज ने जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट किया है क्या क्या कमिटमेंट करी। अब अगर पेरिस एग्रीमेंट में साइंटिस्ट ने बोला है अगर पेरिस एग्रीमेंट को मानते हुए कंट्रीज ये करती भी हैं तब भी हमें जो धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके अंदर एक स्लाइट सा डिफरेंस आ पाएगा। मतलब धरती का जो टेम्परेचर जिस तेजी से बढ़ रहा है वो स्पीड तो थोड़ी हल्की हो जाएगी लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ेगा जरूर अगर पेरिस एग्रीमेंट के सारे क्लॉज को सारी कंट्रीज मानती हैं। अब मैं बताता हूँ इसमें जो कार्बन एमिशन को रोकने के लिए किन किन कंट्रीज ने कमिटमेंट किया है 2021 में। इसमें जो यूरोपीय देश है उन्होंने कहा है कि 55% तक वो कम कर देंगे 2030 तक, और यूके ने बोला है कि 78% कम करेंगे 2035 तक। ऐसे ही यूएसए ने बोला है कि हम 50% तक कम करेंगे 2030 तक। लेकिन चाइना ने बोला है कि हम कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे 2060 से, 2060 से कम करेंगे -50%, सॉरी -100%। मतलब वो चाह रहे हैं कि 2060 तक हम कार्बन उत्सर्जन जो कार्बन एमिशन है वो जीरो कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, भारत ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है।
एक भी कमिटमेंट भारत की तरफ से नहीं है कि वो कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या करेगा या क्या कदम उठाए जाएंगे या वो कितना कार्बन एमिशन कम कर पाएगा। क्योंकि देखा जाए तो कार्बन उत्सर्जन पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, खासकर चाइना इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तभी पूरे वर्ल्ड का दारोमदार चाइना और इंडिया के ऊपर है। लेकिन बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की राजनीति, घटिया राजनीति ऐसी हो गई है कि सिर्फ वो अपनी सीटें बचाने के लिए कैसे इलेक्शन जीता जाए, कैसे अपने देश को आगे बढ़ाया जाए वो कर रही हैं, लेकिन ग्लोबली वो नहीं सोच रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा एक खतरा है पूरे वर्ल्ड। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आपके सामने रख सकूं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।